बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 502 का लेसन नंबर 36 करेंगे। लेसन नंबर 36 में आज हम लोग एरिक्सन एंड मोरिनो के बारे में बात करेंगे। एरिक एरिक्सन ने भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया है। एरिक्सन पहले एक आर्टिस्ट हुआ करते थे और इन्होंने अपनी जवानी यूरोप में एक आर्टिस्ट की तरह ही ज़िंदगी गुजारने में, दूर फिरने में इन्होंने गुजार दी थी। आर्टिस्ट की तरह इन्होंने अपनी लाइफ जो है ना स्पेंड की थी यूरोप में। ये जो फिर जब फ्रेड का जब आया था ना साइको एनालिटिकल स्कूल, उससे बड़े ज़्यादा ये इम्प्रेस हुए थे। फिर उन्होंने अपनी थ्योरीज वगैरह डेवलप करना शुरू कर दी थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। वैसे मेरा भी दिल है 2-3 थ्योरीज मैं भी बना दूँ। ऐसे सीरियसली आज तक मैं आपको एक बात बताऊं कि साइकोलॉजी के अंदर आज तक कभी किसी ने ये बात नहीं की कि दिल के साथ भी कोई ताल्लुक होता है हमारी नफ्सियात का। और मैं कहती हूँ कि सारा का सारा ताल्लुक होता ही दिल के साथ है। ये सारी की साइकोलॉजी की अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ें ना, पहले सोल के साथ इसका ताल्लुक बनाया गया, फिर माइंड के साथ इसका ताल्लुक बनाया गया, आजकल इसको बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस के साथ इसका ताल्लुक बनाया जाता है। लेकिन दिल की तरफ किसी का भी दिमाग ही नहीं गया कि दिल के बारे में भी बात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आप लोगों के जिस्म के अंदर एक छोटा सा ये दिल के बारे में वो बात करते हैं ना, एक ऐसा लोथड़ा जो कि आप लोगों की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हदीस का मफहूम सुना रही हूँ। तो नफ्सियात के पीछे सबसे ज्यादा ताल्लुक होता ही दिल के, सबसे ज्यादा दिल का हाथ होता है। मैं सीरियसली इसके बारे में बड़ी मैं बात करूंगी अपने चैनल पे इंशाल्लाह। खैर वो थ्योरी में बनाऊँ उसका नाम फिर हार्ड साइकोलॉजी रख दूंगी। अच्छा, ये फ्रेड ने जो था ना, फ्रेड क्या करते थे, उन्होंने साइकोसेक्सुअल के बारे में, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी कि इंसान की ना मतलब सेक्सुअली डेवलपमेंट होती है तो साथ साथ ही इंसान की नफ्सियात की डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो एरिक एरिक्सन थे ये कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का इतना मतलब सेक्सुअल डेवलपमेंट का इतना ज़्यादा असर नहीं होता हमारी नफ्सियात के ऊपर, सोशल डेवलपमेंट का ज़्यादा असर होता है। तो इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात की थी। वो ये कहते थे कि इंसान के ऊपर, इंसान की जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर हमारे इर्द गिर्द के माहौल का सबसे ज़्यादा असर होता है जिसमें हम लोग रह रहे होते हैं। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट का असर कम होता है, सोशल डेवलपमेंट का असर ज़्यादा होता है। फर्दर उन्होंने ये भी कहा था कि इंसान पूरी ज़िंदगी जब गुजार रहा होता है ना, तो इंसान की पूरी ज़िंदगी डेवलपमेंट हो रही होती है। इंसान अपनी ज़िंदगी में नए नए तजर्बात कर रहा होता है, बहुत कुछ सीख रहा होता है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इंसान के तजर्बात तभी ख़त्म होते हैं जब इंसान जो है ना उसकी डेथ हो जाती है। तो वरना पूरी ज़िंदगी इंसान कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहता है, इंसान के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है। अगर इन्होंने ना पूरी जो हमारी ज़िंदगी है ना उसको उन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किया था। इन्फेंसी से लेके यानी कि शीर ख्वारगी से लेके जब इंसान दूध पीता बच्चा होता है वो पीरियड, अडल्टहुड का पीरियड, सारे का सारे इन्होंने बताया था। और वो ये कहते थे कि इंसान जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है ना, वैसे वैसे हमारी इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है। इन्होंने ये भी सोचा था कि हर डेवलपमेंटल स्टेज में इंसान के अंदर ना 8 किस्म की स्टेजेस आती हैं। जब इंसान डेवलप हो रहा होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये जो 8 स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज में इंसान को कोई नई एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ती हैं। और जैसे जैसे वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है तो अपने नए पैटर्न्स को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। अब इन्होंने पूरी एक जो डेवलपमेंट प्रोसेस बताया है 8 स्टेजेस, वो कुछ इस तरीके से हैं। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी और शॉर्ट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब बच्चा इस दुनिया में आता है ना, पहला जो 1 साल होता है बच्चे का, उसमें क्या होता है, इंसान बच्चा बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है, उसको शक होता है, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। कोई स्ट्रेंजर अगर बच्चे को उठा ले तो वो रोना शुरू कर देता है, हर किसी के ऊपर वो जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करता। 1 साल तक फिर इंसान बच्चा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, ट्रस्ट करना सीखता है। वो ट्रस्ट कैसे सीखता है, अपने जो केयर गिवर्स होते हैं उनके कंसिस्टेंसी की बेस पे वो ट्रस्ट करना सीखता है कि इंसान नुकसान नहीं पहुंचाते, इंसान केयर करते होते हैं। फिर उसके अंदर ये जो ट्रस्ट है अगर तो ठीक तरीके से डेवलप हो जाए तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो दुनिया के बारे में एक सिक्योरिटी फील करता है, ठीक है। और इवन अगर कोई खतरा हो भी सही तो भी उसके अंदर एक सिक्योरिटी वाली फील होती है, वो थोड़ा सिक्योर फील करता है। लेकिन अगर इस स्टेज पे बच्चा ट्रस्ट को ठीक तरीके से डेवलप ना कर सके, अनसक्सेसफुल रह जाए ये वाली स्टेज, तो इससे बच्चा बहुत ज़्यादा होता है कि खौफजदा रहता है, दुनिया के बारे में उसको बहुत सारे खौफ रहते हैं, इनसिक्योर फील करता है हर चीज़ को, एनजाइटी होती है, इनसिक्योरिटीज उसको फील होती हैं और चीज़ों के ऊपर या दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा, इर्द गिर्द की दुनिया के ऊपर भी कुछ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी स्टेज आ जाती है हमारे पास ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट।
जब बच्चे की 1 से लेकर 3 साल की उम्र होती है तो उस वक्त बच्चा ना इंडिपेंडेंट बनना स्टार्ट कर देता है, माँ के बगैर चलना शुरू कर देता है, जो उसको खिलौना चाहिए उसको खुद उठाना शुरू कर देता है, अपनी मर्जी से क्या खाना है, मैंने क्या पहनना है, अपनी चॉइसेस बनाना शुरू कर देता है। अब इस स्टेज पे अगर बच्चे को इनकरेज किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंस मजीद बढ़ जाती है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो दुनिया के अंदर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर इस स्टेज पे बच्चे को क्रिटिसाइज किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, तो फिर वो अपनी ये एबिलिटी होती है ना, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं बच जो है ना वो बन सकता, उसके अंदर सर्वाइव करने की एबिलिटी भी कुछ ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट बच्चा बन जाता है, अपने फैसले अपने कोई काम खुद नहीं कर सकता, सेल्फ इस्टीम की कमी होती है और छोटी छोटी बातों के ऊपर उसको शेम फील होती है, शर्मिंदा होता है और अपनी एबिलिटीज़ पे भी उसको शक होता है। उसके बाद अगली जो स्टेज आ जाती है दैट इज़ अ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर या तो दो तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है, या तो गिल्ट होगा या तो फिर इनिशिएशन उसके अंदर पैदा होगी। 3 से लेकर 6 साल की उम्र में बच्चा नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करेगा, गेम्स अपनी जो है वो बनाएगा, खेलेगा, चीज़ों को अपनी एक्टिविटीज़ को खुद इनिशिएट करेगा। अगर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए तो बच्चे के अंदर एक इनिशिएटिव सेंस पैदा होती है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की एक सेंस उसके अंदर पैदा होती है और उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा होती है, वो ये फील करता है कि मैं दूसरों को लीड कर सकता हूँ और मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। लेकिन अगर इस स्टेज पे बच्चे की इस टेंडेंसी को आप सप्रेस कर दें, उसको हर वक्त क्रिटिसाइज करें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो फिर बच्चे के अंदर गिल्ट की एक सेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो फिर बच्चा खुद नई चीज़ों को खुद नहीं अडेप्ट करेगा, बल्कि जो पहले से दूसरों की जो चीज़ें होती है ना उसको लेके वो चलेगा, मतलब फॉलोवर बनेगा, सेल्फ इनिशिएटिव नहीं बचेगा बनेगा। यही वजह है कि इस स्टेज पे बच्चे को आप जिस तरीके से ट्रीट करेंगे ना, तो बाद में इसी बुनियाद पे ही या तो बच्चा बिजनेसमैन बनेगा या तो फिर वो जो है ना वो अपनी जूतियां घसीटेगा नौकरी हासिल करने के लिए, वो फॉलोवर बनेगा, किसी के मतहत जॉब करना उसको पसंद होगा, वो खुद बिजनेस स्टार्ट करने से डरेगा। अच्छा, उसके बाद जो चौथी स्टेज है जैसे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, 6 साल से लेके आगे बुलूगत तक बच्चे के अंदर ये सेंस पैदा होती है कि बच्चा जब अपना कोई काम कंप्लीट करता है ना तो वो फ़ख्र महसूस करता है, नए नए प्रोजेक्ट्स को वो शुरू करता है, उनको वो कंप्लीट करता है और इससे उसको एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। इस टाइम पे टीचर्स सबसे ज़्यादा किरदार अदा करती हैं बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर। इस स्टेज पे अगर आप लोग बच्चे को इनकरेज करेंगे ज़्यादा तो क्या होगा कि इनिशिएटिव्स के लिए अगर आप लोग उसको री इन्फोर्स करेंगे तो वो बच्चा ज़्यादा इंडस्ट्रियस होगा, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, अपना हर काम मुकम्मल करने की कोशिश करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा और उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा होगी कि वो अपने सारे के सारे गोल्स को अचीव कर लेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे उसके इनिशिएटिव्स को इनकरेज नहीं करेंगे, पेरेंट्स और टीचर्स बहुत ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्शंस लगा लेंगे, तो उसके अंदर एक तो वो अपना पोटेंशियल जो एक हाई पोटेंशियल होता है ना इंसान का, मतलब अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना, वो भी नहीं कर सकेगा, अपनी एबिलिटीज़ को भी ठीक तरीके से वो इस्तेमाल नहीं करेगा। 5वीं स्टेज आ जाती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। जब इंसान एडोलेसेंस में होता है, यानी कि जब इंसान टीनएजर होता है, तो उस वक्त इंसान बचपन से आगे जवानी की तरफ जा रहा होता है। अब इस स्टेज पे ज़्यादातर जितने भी बच्चे होते हैं ना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब वो ज़्यादातर अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, कैरियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली के बारे में, घर बनाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। इस पीरियड पे वो जो मुमकिनात को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ मुमकिन है, क्या चीज़ मुमकिन नहीं है। यहाँ पे वो शुरुआत करते हैं कि हमने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी ना एक पहचान बनना शुरू हो जाती है कि हम कौन है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे उनको रोकेंगे तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, उनको खुद भी नहीं पता होगा कि मेरी दुनिया में करना क्या है। यही वजह होती है कि यहाँ पे बच्चे खुद अपनी मर्जी से जो कैरियर चूज करना चाह रहे होते हैं वो उनको करने देना चाहिए, पेरेंट्स को अपनी मर्जी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। छठी जो स्टेज आती है दैट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जब इंसान नौजवानी में कदम रखता है, 20, 21, 22 साल की जो उम्र होती है, तो उस वक्त इंसान ज़्यादातर खुद को दूसरों के साथ शेयर कर रहा होता है, इंसान ज़्यादा गहरे रिलेशनशिप बनाना चाह रहा होता है, रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करता है और इस वक्त इंसान इस स्टेज पे आके ऐसे रिलेशनशिप बनाना चाह रहा होता है जो कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं। इंसान एक फैमिली मेम्बर से हट के बाहर रिलेशनशिप ढूंढता है,
अगर तो इंसान सक्सेसफुल हो अगर इस स्टेज पे, तो एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप्स बना लेगा, उसके अंदर सेंस ऑफ कमिटमेंट होगी, उसको पता होगा कि मैंने रिलेशनशिप्स को ऐसे निभाना है, और रिलेशनशिप के अंदर सेफ्टी और केयर वगैरह के बारे में भी वो कंसर्न होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस स्टेज पे एक इंसान इंटीमेसी यानी कि गहरे रिलेशनशिप नहीं बनाता, तो फिर वो क्या होता है कि उसको अकेला रहना ये उसको ज़्यादातर पसंद होगा, आइसोलेशन की तरफ जाएगा, अकेला रहेगा और डिप्रेशन की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद अगली जो स्टेज है दैट इज ए जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन। ये होती है मिडिल अडल्टहुड की जो हमारी एज होती है ना, यानी कि ज़्यादातर यही 30 से लेकर 45 साल की कुछ उम्र या 50 साल तक की जो उम्र होती है, ये एक तरीके से मिडिल अडल्टहुड होती है। इसमें हर कोई अपने कैरियर इस्टेब्लिश करता है, हम लोग अपने रिलेशनशिप को सेटल डाउन करते हैं, फैमिलीज का आगाज़ करते हैं, हमारे अंदर ये सेंस पैदा होती है कि हम लोग खुद एक फैमिली का हिस्सा हैं, हमारे साथ एक फैमिली चल रही है। यहाँ पे ये वो स्टेज होती है जब इंसान सोसाइटी को ना कुछ दे रहा होता है, ठीक है, इंसान कमा रहा होता है, सोसाइटी में एक रोल प्ले कर रहा होता है, अपने बच्चों को पाल रहा होता है, अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने काम करता है, ज़्यादा कमाता है, और इर्द गिर्द ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होती हैं, दूसरों के साथ मिलना जुलना आना जाना, ये इंसान ज़्यादा करता है। और अगर इंसान यहाँ पे अपने इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा ना कर सके, तो फिर वो अनप्रोडक्टिव फील करता है, उसको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं है, एक जगह पे स्टैग्नेट नहीं कि जम के रह गई है, ठीक तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग होती है ना, मतलब एक लाइफ होती है सक्सेसफुल फील करना, वो नहीं इंसान फिर फील करता। आखिरी जो स्टेज आती है दैट इज इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स बन जाते हैं, उस वक्त हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते, फिर हम लोग ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हैं एक रिटायर्ड बंदे की तरह। यहाँ पे आगे इंसान सोचता है कि उसने ज़िंदगी में क्या किया, वो अपनी अचीवमेंट्स को गिनता है, अगर तो उसको लगता है कि उसने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी है तो उसको खुशी होती है, इंटेग्रिटी फील होती है कि मैंने ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी, जैसे मुझे गुजारनी चाहिए थी, ज़िंदगी का जो मकसद था मैंने वो अचीव कर लिया। लेकिन यहाँ पे आगे अगर कोई इंसान ये उसको फील होता है ना कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बस निकम्मी ही गुजार दी, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे फिर इंसान को गिल्ट फील होता है अपनी माजी के बारे में, और इंसान यही फील करता है कि वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर सका, अपनी ज़िंदगी से इंसान फिर मुतमईन नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको मायूसी फील होती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ जाता है, नाउमीदी की तरफ जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहली जो 4 स्टेजेस है ना, वो बच्चे की डेवलपमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप है, और जो आखिरी 4 स्टेजेस है इनका एडल्ट की डेवलपमेंट के साथ इनका रिलेशनशिप है। एरिक्सन का यही बिलीव था कि डेवलपमेंट की जो हर स्टेज होती है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें हर स्टेज के मुताबिक इंसान को देखना चाहिए, उसको हमें डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसके बाद एक और जो एक साइकोलॉजिस्ट दैट इज J.L. मोरिनो, ये भी फ्रेड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर तो थे, लेकिन उन्होंने उनकी थ्योरी उनके मेथड को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। वो ये कहते थे कि फ्रेड ने सिर्फ एक इंसान की अपनी ज़िंदगी के ऊपर ही जोर दिया है, ग्रुप इन्फ्लुएंसेस को इग्नोर कर दिया है। यानी कि हम लोग एक ग्रुप के फॉर्म में ज़िंदगी गुजारते हैं ना, इर्द गिर्द और भी लोग होते हैं जो कि हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को फ्रेड ने क्यों इग्नोर कर दिया। इनकी ये सोच थी कि फ्रेड ने बिहेवियर को तो इग्नोर कर दिया, सिर्फ इंसान के अपने थॉट्स, इंसान की सोच के ऊपर तवज्जो दी। और मजीद ये भी कहते थे कि मेंटल डिजीजेस इस वजह से होती है जब हमारे अंदर स्पॉन्टेनिटी की कमी होती है। स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का बेसाख्ता होना, जैसे हम लोग करना चाह रहे होते हैं ना कोई चीज़, वैसे ही हो रही हो तो फिर तो ठीक है, वरना इंसान के अंदर ना मेंटल डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं। मेंटल डिजीजेस से आपको पता चल जाता है कि इंसान का सोशल और फैमिलियर रिलेशनशिप कैसा है। वो ये सोचते थे कि अगर हम लोग इंसान की स्पॉन्टेनिटी को इंक्रीज करें तो हम लोग उसके मेंटल डिसऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये हम लोग तब कर सकते हैं जब हम लोग इंसान का फैमिली और सोसाइटी के साथ उसकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको हम लोग बेहतर बनाएं। मोरिनो ने एक टेक्निक बनाई थी साइकोड्रामा, ठीक है, यानी कि साइकोड्रामा का इस्तेमाल करके हम इंसान की जो सोशल लाइफ और जो उसका फैमिली रिलेशनशिप उसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। साइकोड्रामा में कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो कहते हैं एक स्टेज होना चाहिए, पूरा सेटअप जहाँ पे आप लोगों ने एनालिसिस करना है। उसके बाद डायरेक्टर, यानी कि जो साइकेट्रिस्ट होता है ना, वो डायरेक्टर की तरह काम करता है जो कि सारे ड्रामा को कंडक्ट करवा रहा होता है। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट होता है एक जो मेन मरकजी हैसियत होती है, जो एक मरकजी किरदार होता है ना किसी भी ड्रामा के, जिसके इर्द गिर्द पूरे का पूरा ड्रामा घूम रहा होता है।
वो होता है प्रोटैगनिस्ट। ऑडियंस यानी कि वो लोग जो कि ड्रामा को देख रहे होते हैं। रोल प्लेइंग वो लोग जो कि ड्रामा में परफॉर्म कर रहे होते हैं। और रोल रिवर्सल यानी कि ड्रामा के अंदर जितने भी एक्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो एक दूसरे का भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। हर कैरेक्टर अपना एक दूसरे का रोल प्ले करता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको दूसरे के रोल्स के बारे में फेमिलियरिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान का रोल है कैसा है, तभी वो उस रोल को अच्छे तरीके से कर सकता है। मेन थीम क्या था उसमें? मेन थीम यही था कि इंसान को ये समझना चाहिए कि जो दूसरे हैं ना, उनका रोल क्या है, दूसरों के रोल का आप लोग समझें। यही वजह, तभी इंसान की फैमिली और सोशल रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। ये जो सारी टेक्निक्स थी, जितने भी प्रोसेस था साइको ड्रामा का, इसमें प्रोटैगनिस्ट की जो है ना वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मरानो ने ये डेवलप किया था कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप लोग ग्रुप फिनोमेना को समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग सोशियोमेट्री कहते हैं। ग्रुप फिनोमेना या सोशियोमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान का ग्रुप सिचुएशंस में क्या बिहेवियर है और पूरे के पूरे ग्रुप का ओवरऑल क्या बिहेवियर है, इस स्टडी को हम लोग सोशियोमेट्री बोलते हैं। और सोशियोमेट्री का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर भी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर भी। इसमें ये वाली जो है ना सारी, ये शॉर्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी। और ये वाली जो 8 स्टेजेस है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के हिसाब से, आपके शॉर्ट के हिसाब से, लॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। बाकी ये आप लोगों ने मेन चीज़ याद रखनी कि एरिक एरिक्सन ने सोशो डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, कि हमारी नफ्सियात में सोसाइटी का और इन्वायरमेंट का अमल दखल होता है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का भी शेयर लाजमी कीजिएगा। एंड और उसके अलावा ये इसको पूरा एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।